तो टुडे आवर टॉपिक विल बी रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम इंसिडेंस। यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर 100% फॉर श्योर आप एज्यूम करके चल सकते हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक। चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस ये क्या होता है बेसिकली आपका, एक सेकेंड। हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस, the taxability of an individual in India depends upon the residential status of India in India for any particular financial year। अच्छा, हम टैक्स सिर्फ उन्हीं लोगों का डिडक्ट कर सकते हैं जो हमारे इंडिया का रेजिडेंस होते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस जिनके पास होता है। अगर कोई हमारे इंडिया का किसी के पास रेजिडेंशियल स्टेटस ही नहीं है तो उसकी हम टैक्सेबिलिटी यहाँ पर अज्यूम भी नहीं कर सकते और हम टैक्स भी उसके ऊपर लायबल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना। अब the term residential status has been coined under the income tax law and must not be confused with an individual citizenship of India। यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो, अगर किसी के पास इंडिया की सिटीजनशिप है, अगर सिटीजनशिप आपको वही मिल जाती है जो इंडिया के अंदर जिसका बॉर्न हुआ होता है, तो दैट डजंट मीन कि उससे आप यहाँ पर वो ले सकते हो, टैक्स लाइबल कर सकते हो उसके ऊपर। अगर सपोज इंडिया में कोई बंदा रह रहा है, सपोज बॉर्न उसका इंडिया में हुआ है लेकिन वो रह अपनी फॉरेन कंट्री के अंदर रहा है, तो हम उसके ऊपर टैक्स लागू नहीं कर सकते यहाँ पर। तो आप इसको टैक्स को सिटीजनशिप से कंफ्यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हो। जो इंडिविजुअल सिटीजनशिप है जरूरी नहीं है वो आपका रेजिडेंशियल भी हो। अब आगे कुछ आपकी टर्म्स आएंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस आप किसको मानोगे, किसको हम दिया जाएगा यहाँ पर। वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है आपके बेसिकली। एन इंडिविजुअल मे बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट मे एंड अप बीइंग नॉन रेजिडेंट। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई इंडिया का सिटीजन है भी तो वो हो सकता है कि वो नॉन रेजिडेंट हो, वो रहता ही ना हो यहाँ पर, वो फॉरेन कंट्री में जाकर रह रहा हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, नॉन रेजिडेंट। सिमिलरली फॉरेन कंट्री में एंड अप बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से अगर फॉरेन कंट्री का कोई दूसरा बंदा है और वो इंडिया में जो एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, अगर उससे ज्यादा इंडिया में रह जाता है तो उसको भी हम इंडिया का रेजिडेंस यहाँ पर मानेंगे। Also to note that the residential status of different types of person with an individual, a firm, a company। अब यहाँ पर सिर्फ एक जो इंसान होते हैं उन्हीं के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं होता, फर्म के लिए भी होता है, कंपनी के लिए भी होता है और सबके लिए कंडीशंस आपकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट थे कि सिटीजनशिप से आप रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर कंफ्यूज नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कोई इंडिया है तो वो रेजिडेंस ही होगा, वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है हमारी कंट्री के लिए। और फॉरेन को भी हम, जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन कंट्री से है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं हुआ, अगर वो कुछ टाइम पीरियड के एक्स्ट्रा में यहाँ पर इंडिया के अंदर रह रहा है तो उसको भी हम मानेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस उसको दिया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है फिर आपका हाउ। अब ये पता चलता है कि हम कैसे माने कि रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है। यहाँ पर देखो, एक तो चीज होती है आपकी जो आपने याद रखना है इसके अंदर कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपका आएगा सेक्शन 6 के अंदर। अब यहाँ पर इंडिविजुअल, एचयूएफ और यहाँ पर आएंगे आपकी फर्म, आर्टिकल ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, इनको भी रेजिडेंशियल स्टेटस दिए जाते हैं। अब इसके अंदर आपके 3 लोग आएंगे यहाँ पर, एक होगा रेजिडेंट, एक डीम्ड रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं दोनों से। अब रेजिडेंट के बाद हम ये देखेंगे कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कि वो रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है या नहीं है, या सिर्फ रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज आप कैसे देखोगे, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से सेक्शन 6(1). अब यहाँ पर जो आपकी 2 कंडीशन है, अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी एक बंदा फॉलो करता है तो वो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस उसको दिया जाएगा। सपोज अगर वो आपके प्रीवियस ईयर में, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये कभी आप इसे कंफ्यूज हो जाओ फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर में अगर वो बंदा 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा रहा है तो उसको मानेंगे हम, उसको रेजिडेंस है वो इंडिया का। ये वाली नहीं फुल करता, अगर इसमें से अगर वो पिछले हैज बीन इन इंडिया, पिछले 4 साल में से 365 डेज इंडिया के अंदर रहा है तो हम उसको भी मानेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंशियल स्टेटस उसके पास है। 3 कंडीशन है यहाँ पर। ये भी नहीं, अगर यहाँ पर वो 60 डेज, 60 दिन मोर एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। क्या है, या तो वो 60 दिन रहा हो, या 182 डेज रहा हो, या फिर वो 4 ईयर के अंदर 365 डेज आपके इंडिया में रहा हो यहाँ पर, तो उस केस में ये क्या माना जाएगा। अब देखो ये वाली कंडीशन एक साथ है,
इनमें से कोई एक फॉलो होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि वो इंडिया का रेजिडेंस है। बेसिकली यहाँ पर ये दो कंडीशन है, वन दो, इनमें से कोई एक या फिर इसमें से ये एक, आप यही मान सकते हो। इन तीनों में से कोई एक चीज फॉलो होनी चाहिए यहाँ पर। अब एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 365 डेज 104 साल के अंदर बिल्कुल कंटिन्यू वो रहेगा। 30 दिन रहा, फिर 15 दिन के लिए चला गया फॉरेन कंट्री, फिर 25 दिन रहा, फिर चला गया। मैटर करता है कि एक साल के अंदर वो यहाँ पर कितना रहा है। और इस वाली कंडीशन में पिछले 4 साल के अंदर क्या उसने 365 दिन आपके पूरे करे हैं। बेशक वो ऐसे कर रहा हो 6 महीने इधर 6 महीने उधर, फिर 6 महीने उधर 4 महीने इधर, डजेंट मैटर, कंटिन्यूसली यहाँ पर आपकी डिपेंड नहीं करेगी। बस उसकी काउंटिंग, नंबर ऑफ डेज काउंटिंग आपने ध्यान रखनी है। या तो आपके 60 डेज से ज़्यादा होना चाहिए आपका, या आपका 182 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए आपका, या फिर आपका 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर आपके। अब जो ये प्रीवियस ईयर है ना, 4 साल, ये आपके लगातार होने चाहिए। जैसे 2017, तो उसके बाद 2018, 19, 20, ये कंटिन्यू में होने चाहिए ईयर आपके। डेज यहाँ पर मैटर नहीं करते कंटिन्यूसी में। फिर इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड अबव ही इज अ रेजिडेंट। अगर इन तीनों कंडीशन में से जो मेंशन आपका जो इंसान है वो इस चीज को फॉलो करता है, कंडीशन को मेंशन करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिडेंट बोलेंगे। इफ बोथ द अबव केसेस आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होता तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया है। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 61A, 3 कंडीशन है, या तो वो आपका 60 डेज से ज्यादा रहा हो, या 182 डेज से ज्यादा रहा हो, या पिछले 4 साल के अंदर कम से कम 365 दिन आपके वो इंडिया में रहा हो। चाहे वो इंडिया का ही बंदा है, चाहे वो फॉरेन का बंदा है, जो भी इनमें से कोई एक कंडीशन को फॉलो कर देगा उसको हम बोल देंगे रेजिडेंट, अदरवाइज उनको हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। अब देखो कुछ पॉइंट्स आते हैं आपके यहाँ पर। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल waters 12 natural miles into the sea from the Indian coastline, even the stay in a ship or boat। अच्छा, इसके अंदर जो हम बोल रहे हैं कि स्टे इन इंडिया के अंदर यही नहीं कि उसकी धरती पर ही रहना है, अगर वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो पानी आ रहा है उसके अंदर भी वो रहता है, चाहे डजेंट मैटर वो शिप के ऊपर ही क्यों ना रह रहा हो वहां पर, तो उसको भी आप उसके डेज के अंदर इंक्लूड करोगे। यहाँ पे बोला कि जो टाइम पीरियड है वो जरूरी नहीं है वो आपका कंटिन्यूस हो, वो आपके बीच बीच के टाइम में भी हो सकता है, इंटरवल में भी आपका हो सकता है। और इसके अंदर जो उसका डिपार्चर, जिस दिन वो यहाँ से जाएगा और जिस दिन वो आएगा, चाहे वो हाफ डे हो उसका, उस दिन को भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। द रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पस इज नथिंग टू डू विद द सिटीजन। वही है कि रेजिडेंस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ उसका जन्म हुआ है, कहाँ का डोमिसाइल है, उस चीज से कुछ भी मैटर नहीं करता है। कोई भी इंसान अगर इन 3 सिचुएशन को फॉलो, इनमें से कोई एक को फॉलो कर लेगा तो उसको हम रेजिडेंशियल स्टेटस दे देंगे। An individual can therefore his resident is more countries than one, even though he can have only one domicile। देखो, रेजिडेंस एक बंदे को बहुत सारी कंट्रीज का मिल सकता है, लेकिन डोमिसाइल और सिटीजनशिप जो होती है वो एक बंदे को एक की ही मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बंदा पैदा हो रहा है तो एक ही जगह होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इधर पैदा हो गया आधा इधर पैदा हो गया, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना, रेजिडेंस हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास 3-4 कंट्रीज के भी हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेजिडेंस के साथ आपको डोमिसाइल और ये सब दूसरा डबल नहीं हो सकते आपके पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। अब देखो यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं आपके। The following countries of individual will be treated as resident in India only if the period of the stay during the relevant previous year of among 120 days, 180 days और more। अब यहाँ पर कुछ आपकी चीजें हैं। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर वही 3 कंडीशन है, 182, 60 और 365 वाली। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ 182 डेज वाली जो कंडीशन होगी, चलो उसको भी छोड़ो, पहले देखो एक्सेप्शंस कहाँ पर होंगी आपकी। मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बंदा क्रू का मेंबर है जो कि इंडियन शिप है आपकी, वो इंडिया को छोड़ने वाला है, इंडिया से बाहर जाएगा, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम करने के लिए वो इंडिया से बाहर जा रहा है। इंडियन सिटीजन और पर्सन इंडिया of India origin who being outside India
comes on a visit to India during the relevant previous year. अगर कोई बंदा इंडियन है, वो रहता बाहर है, बस इंडिया में किस लिए आया है, वो सिर्फ विजिट करने के लिए आया है, तो ये क्या होगी, ये दो लोग उनके एक्सेप्शन में आएंगे। अब एक्सेप्शन में उसका फिर अलग सिचुएशन होंगी। अगर इन दोनों लोगों के केस में आप उसके रेजिडेंस को अलग पर्पज से देखोगे, किस किस के केस में, या तो एक क्रू मेंबर है आपका जो आउटसाइड जा रहा है, इंडिया से बाहर जाने वाला है। सेकंड में कोई सिर्फ एक उसके लिए आया है, साइट सीइंग के लिए आया है, घूमने के लिए आया है। इंडिया का ही कोई बंदा है, वो सिर्फ इंडिया से बाहर रहता है, सिर्फ घूमने के लिए आया है। इन दोनों के केस में आप उनके रेजिडेंस को यहाँ पर कैसे चेक करोगे, इसकी सिचुएशन आपकी अलग है यहाँ पर। Such person having total income other than the income from foreign resources which accrues or arise outside in India, control from profession set up India has been not deemed or accrued to India exceeding 15 lakh or the previous will be treated as resident in India if। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है, अगर उसकी इनकम, उसकी जो फॉरेन इनकम है जहां पर वो रह रहा है, उसकी इनकम को हटाकर जो उसकी हमारे इंडिया से जो वो पैसा कमा रहा है, जितने टाइम के लिए वो आया है, अगर उस टाइम के बीच में उसकी इनकम यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा है, इनकम एक्सीडिंग 15 lakh during the previous year will be treated as resident in India। अगर ज्यादा है तो उसको रेजिडेंट मान लेंगे। यहाँ पर क्या आया, उसके कितने देर तक वो रुक रहा है, कितने दिनों तक वो रुक रहा है, उसका केस आया ही नहीं। अगर लेस देन 15 है कि लेस देन 15 लाख है, अब देखो यहाँ पर इंडिया, इफ तो क्या होगा, द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 180 डेज और मोर। तो उसका जो वो है वो देखा जाएगा, क्या वो 182 डेज से ज्यादा रह रहा है या नहीं रह रहा। फिर आपकी वो वाली सिचुएशन आएगी 365 4 ईयर के अंदर 365 डेज। अब ये वाली सिचुएशन बदल गई है, इसकी जो आपकी 60 थी वो उसकी होगी एटलीस्ट 120 डेज, तो उसको इंडिया के अंदर स्टे करना ही पड़ेगा यहाँ पर। अगर एटलीस्ट, अब देखो कम से कम 120 तो उसको रुकना ही पड़ेगा, तब जाके उसको क्या माना जाएगा, इंडिया का रेजिडेंस माना जाएगा। यहाँ पर क्या, या तो उसकी इनकम 15 लाख से कम हो, देखेंगे अगर देखो 15 लाख से ऊपर हुई तो उसको रेजिडेंट ही मान लेंगे हम। एक सिचुएशन तो ये है। अगर 15 लाख से कम है तो फिर उसमें नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे, क्या वो 182 डेज रुक रहा है इंडिया में या नहीं रुक रहा है तो रेजिडेंट मान लेंगे हम, नहीं रुक रहा है तो वो आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दो चीजें थी आपकी, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, मैं ये चार्ट दिया हुआ है आपको, मैं वही बता रही हूँ दोबारा से। देखो, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन करंट फाइनेंस ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। अब देखो यहाँ पर अगर 182 डेज से ज्यादा है उसका तो क्या बोलेंगे उसको, रेजिडेंट। अगर लेस देन 182 डेज है, अगर वो 182 डेज से कम रह रहा है तो सेकंड पॉइंट में आप देखोगे क्या वो 120 दिन रह रहा है या नहीं रह रहा। अगर वो 120 दिन रह रहा है तो आपने देखोगे यहाँ पर, अच्छा सॉरी, हाँ 120 दिन रह रहा है। अगर उसका 120 दिन भी है तो आप देखो क्या उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है या कम है यहाँ पर। अगर 15 लाख से यहाँ पर कम है तो उसमें देखोगे उसको क्या बोल दोगे आप, रेजिडेंट। बट ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसकी सिचुएशन आपकी अलग होती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखना है, मैं आपको अलग से चार्ट देती हूँ एक बनाकर, एक सेकेंड। ये देखो, एक सेकंड रुकना, मैं अभी आई। देखो पहले आप देखोगे, जो इम्पोर्टेंट है बताती हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस। इसका सेक्शन आपका 6 सबसेक्शन 1। अब इसमें पहले तो आपके पास ये देखने के लिए कि रेजिडेंस है या नहीं, इसके लिए आपके पास 3 कंडीशन होती है। या तो वो 60 डेज रुकना चाहिए आपके इंडिया में, या फिर 365 डेज 4 ईयर में से,
4 साल में से कम 365 दिन वो रहा हो, और सेकंड थी आपकी कंडीशन 182 डेज वाली। यहाँ पर या तो 182 डेज वो रह रहा हो इंडिया के अंदर, या फिर 60, इन दो में से कोई एक, 60 डेज, या फिर 4 साल में से 365 दिन वो इंडिया के अंदर रहा है। इनमें से कोई एक भी अगर फॉलो हो जाती है तो उसको आप बोल दोगे रेजिडेंट। अगर इनमें से एक भी फॉलो यहाँ पर नहीं होती तो उसको आप बोल दोगे नॉन रेजिडेंट। अब एक चीज आई आपकी एक्सेप्शन। दो केसेस आपके ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपने क्या करना है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस आप दूसरे तरीकों से देखोगे। एक था आपका क्रू मेंबर है जो आपका इंडिया छोड़ के जा रहा है, आउटसाइड इंडिया। एक था आपका यहाँ पर एक मेंबर है, इंडियन सिटीजन है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है। ठीक है, अब ये तो आपके एक्सेप्शनल केसेस है। इनके केस में आपने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि एक यहाँ पर आ गया 120 डेज वाला कंसेप्ट। अगर वो इंडिया के अंदर 120 डेज से ज्यादा रह रहा है तो आप देखोगे, एक रहेगा 120 डेज से ज्यादा। अगर वो 120 डेज भी यहाँ पर नहीं रह रहा है तो यहाँ पर तो वो डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट हो गया यहाँ पर। अब उसकी इनकम चाहे 15 लाख से ज्यादा हो, 15 लाख से कम हो, यहाँ पर वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा आपका। लेकिन अगर वो 120 डेज रह रहा है आपका, फिर आप देखोगे, फिर उसके अंदर नेक्स्ट कंडीशन जो एक और होनी चाहिए, उसकी जो इनकम है वो यहाँ पर 15 लाख से कम होनी चाहिए, लेस देन 15 लाख, लेस देन 15 लाख। अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है, पहले तो अपने पहले सबसे पहली कंडीशन आपकी ये वाली होगी। फर्स्ट देखोगे कि वो 120 डेज रह रहा है तो आगे देखेंगे, वरना वहीं पर खत्म। नहीं रह रहा तो नॉन रेजिडेंट, रह रहा है तो एक और कंडीशन हमें देखनी है। अगर उसकी इनकम 15 लाख से यहाँ पर 15 लाख से यहाँ पर कम है तो उसको आप बोलोगे कि ये क्या है, आपका रेजिडेंट है। ये रहेगा इन दोनों के केस में, जो ये वाली सिचुएशन रहेगी आपको। अब ठीक है। अब ये एक तो मैम क्रू मेंबर है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये इंडियन सिटीजन है जो ना बाहर काम करने के लिए जा रहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर में देखोगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना, जितना पढ़ाया है सिर्फ यही है आपका वो। ठीक है, ठीक है। ओके। देखो अब यहाँ पर भी देख लो, आपको यही चीज बोली गई है। अगर कोई बंदा 182, मेन इंपॉर्टेंट आपका ये वाला होता है, 182 दिन से ज्यादा रह रहा है तो उसको रेजिडेंट बोल दिया आपने। 182 दिन से कम रह रहा है तो आप देखोगे सेकंड चीज में यहाँ पर वो एक्सेप्शनल का दिया हुआ है, तो 182 देखोगे आप, 182। अगर 120 दिन मोर और लेस देन 182 डेज, 120 दिन से ज्यादा और 182 दिन से कम, अगर 120 दिन से ज्यादा रह रहा है तो देखोगे आप क्या उसकी इनकम 15, जो इनकम उसने इंडिया से कमाई है, बाकी इनकम जो उसने कहीं से भी कमाई हो, इंडिया की इनकम देखोगे। अगर उसकी इंडिया से कमाई हुई इनकम 15 लाख से कम है तो उसको बोल दोगे आप रेजिडेंट। फिर और अगर इंडिया की इनकम उसकी 15 लाख से कम नहीं है, ज्यादा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन रेजिडेंट। और जो पहले ही 120 दिन भी नहीं रह रहा वो तो नॉन रेजिडेंट आपका है ही है। अब ये चीज आती है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट फिर हम किसको बोलेंगे। अब यहाँ पर दोनों केसेस में जो आपके रेजिडेंट है, इसमें आपकी दो कंडीशन और आ जाएंगी। अगर वो भी आपकी मेट हो जाती हैं तो उनको आप बोल दोगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो अब आपने देख लिया रेजिडेंट तो हो गया। अब रेजिडेंट के बाद आप देखोगे कि दो सिचुएशन हो रहा है, अगर वो उनको भी फॉलो करता है यहाँ पर तो उसको बोल दोगे रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट साथ में। देखो, ओनली इंडिविजुअल एचईएफ कैन बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ऑल अदर एसेसीज ऑफ कैन बी एदर अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पर देखोगे इसको छोड़ो, देखो यहाँ पर आपकी दो कंडीशन है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ये 2 है 9 नहीं है, नोट्स बनाते टाइम इसको ध्यान रखना। अगर कोई इफ सच इंडिविजुअल्स हैज बीन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ एनी 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year, 10 में से कम 2 साल वो इंडिया में रहना चाहिए, एक कंडीशन तो ये। या फिर पिछले
7 साल में से कम 729 days, 7 previous present the relevant previous year been in India for a period of 729 और less। यहाँ पर कम से कम 729 डेज आपके इंडिया में रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती हैं तो उसको आप बोल दोगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROD। If such individuals in India who is deemed to be resident in India under section may be noted deemed resident will always be the resident but not ordinary resident। अब देखो, जो आपका एक डीम रेजिडेंट होता है वो कभी भी आपका रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ पर नहीं रह सकता, वो हमेशा सिर्फ उसको आप रेजिडेंट ही मानोगे। ठीक है, ये कभी भी इसको ये वाला खिताब नहीं मिल सकता ऑर्डिनरी रेजिडेंट का। मे बी नॉटेड ए डीम रेजिडेंट ऑलवेज बी अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये कभी भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपका नहीं रहेगा। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। फिर आपकी ये चीज को ध्यान रखना है, ऑल अदर क्लास, देखो इंडिविजुअल और HUF जो रहेंगी, जब आपके होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। इसे वाला क्वेश्चन नहीं, इससे क्वेश्चन बनता है आपका ऑल अदर क्लासेस इन SSC कैन बी एडिदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। बाकी जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी वो आपकी रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है आपकी। आपने बस ये वाला पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। अब आपको दोनों चीज समझ आ गई कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट है उसके लिए तो वो 3 कंडीशन थी आपकी, तीनों में से जो एक फॉलो हो जाएगी वो आपकी, वहां से वो रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के बाद आप 2 सिचुएशन और देखोगे, कौन सी, 10 ईयर में से 2 ईयर वाली और 7 प्रीवियस ईयर में से आपकी 729 डेज वाली। अगर वो इन दोनों को भी फॉलो कर लेता है तो लास्ट में बन जाएगा रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR। फिर है यहाँ पर if such individual is an Indian citizen or person of Indian origin who being outside comes in India, visit in India previous year, having total income other than income from foreign sources exceeding 15 lakh during the previous year, has been in India for 128 days or more, but ये वही चीज है बाकी आपकी। अब आपने रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ पर आपका हो गया। चलो एग्जांपल देख लो। एक रेजिडेंशियल स्टेटस, Mr. B, a Canadian citizen, comes to India for the first time during the previous year 2017-18। 2017-18 के अंदर वो कहाँ पर आया, आपके इंडिया के अंदर आया पहली बार। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 22 ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 डेज। अब देखो, एक बार वो 55 डेज रहा, एक बार वो कहाँ रहा 60 डेज रहा, एक बार वो 90 डेज रहा, एक बार वो 150 डेज रहा और एक बार वो 70 डेज रहा। अब ये बताना डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, वो 2022 और 2023 का उसका रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पर बताना है। हमें बताना किसका है, 2022 का और 2023 का। 21, 22, 1, 2, 3, 4, इसका तो हमें बताना ही है, तो 1, 2, 3, 4। अब देखो, जो ये वाला ईयर है यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन में देख लो, During the previous year 2021 to 22, Mr. B was in India for 70 days. During the 4 year preceding the previous year 21 to he was in India 355 days। ये 50, 60, 90, 150 को आप प्लस करोगे तो ये क्या रहा आपका 355 डेज। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पर, प्रीवियस ईयर देखना है उसका। Thus he does not satisfy the basic condition under section 61, therefore he is non-resident of the pair। अब देखो यहाँ पर एक चीज बोली है आपसे, मैंने आपको बोला था कि 182 डेज वाली आपने हमेशा ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब हमें देखना है प्रीवियस ईयर में क्या था इसका, एक तो 365 डेज पिछले 4 साल के अंदर, या फिर आपने देखा था 182 डेज। 60 डेज वाला आप मोस्टली नहीं देखोगे यहाँ पर, क्योंकि 60 डेज मेनली कोई भी रुक जाता है। 365 वाला और 182 डेज वाला, इसके टोटल बैठते हैं यहाँ पर 355 डेज, और यहाँ पर बैठते हैं उसके ना तो वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले साल उसका लास्ट ईयर कौन सा था यहाँ पर 2021-2022 वाला, वो था आपका 70। ये होना चाहिए था कम से कम इसका 182 और 365 होना चाहिए था इसके पिछले 4 साल में।
पिछले 4 साल में देखो, इसके जो पिछले 4 साल के आपने यहाँ पर काउंट करे वो बैठे इसके सिर्फ 355 डेज। इसका मतलब इसकी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। और जो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज होने थे, प्रीवियस ईयर इसका ये रहा, प्रीवियस ईयर सबसे लास्ट वाला ईयर कौन सा था 21-22, उसमें तो 70 है। 182, इसका मतलब ये क्या रहा आपका नॉन रेजिडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दो सिचुएशन देखनी है, एक तो 365 वाली और 182 वाली। यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक फॉलो होगी तो होगा रेजिडेंस, नहीं होगी तो रेजिडेंशियल स्टेटस उसको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब क्लियर हो गया आपको ये रेजिडेंशियल स्टेटस? जैसे ठीक है। अब आता है यहाँ पर आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस। ये आपके इजी हैं सारे। इसके अंदर आप देखोगे अगर HUF आपका रेजिडेंशियल स्टेटस उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड होली एंड पार्टी इन इंडिया। अगर जो कंट्रोल है, सपोज इंडिया आपकी जो वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो आपका बिजनेस है वो कहीं भी है, डजेंट मैटर, बट जो उसका कंट्रोल है वो इंडिया के अंदर से ही होना चाहिए। अगर वो इंडिया से ही उसका कंट्रोल हो रहा है तो वो रेजिडेंट है। इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपका नॉन रेजिडेंट है। अब आएगा रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके अंदर वही दो सिचुएशन सेम आ जाएंगी आपकी, या तो 10 साल में से जो आपकी पहली वाली दो सिचुएशन थी वही यहाँ पर होंगी। 10 साल में से 2 साल होने चाहिए वो इंडिया के अंदर, या फिर पिछले 7 साल में से 730 दिन उनके क्या होने चाहिए, इंडिया से उसकी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए यहाँ पर। अगर ये दोनों सिचुएशन होती हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्लस रेजिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी होंगी। और अगर ये नहीं हुई तो वो रेजिडेंट तो रहेगा लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यहाँ पर नहीं रहेगा आपका। सेम यही चीज आपकी कंपनी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, सभी के केस में आपका यही चीज आएगी। अब residential status of Hindu undivided family resident HUF would be resident in India if the control and management of its affairs is situated wholly or partially in India। अगर जो उनका कंट्रोल है उनके बिजनेस का, चाहे वो पार्टली ही हो रहा हो चाहे होली ही हो रहा हो, इंडिया से होना वहां पर जरूरी है। और अगर इंडिया से नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गया आपका नॉन रेजिडेंट। और रेजिडेंशियल और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कम होगा, वही चीज है जब आपकी 10 साल में से 2 साल होना चाहिए और आपके पिछले 7 साल में से उसके कम से कम 730 या 729 डेज आपके इंडिया से कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये दोनों हो जाएंगे आपके तो वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी आपका हो जाएगा। अब देखो, अब जो यहाँ पे ये चीजें दिया हुई है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो आपने बोला है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए, चाहे होली हो चाहे पार्टली हो आपका। द एक्सप्रेशन कंट्रोल मैनेजमेंट रेफर टू अंडर सेक्शन 6 के अंदर आएगा। ये आपका दोनों के दोनों, ये आपकी HUF सेक्शन 6 के अंदर आप लोगे। एंड मैनेजमेंट एंड नॉट बी कैरिंग ऑन ऑफ डे टू डे बिजनेस बाय सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज एंड एजेंट्स। देखो, द बिजनेस मे बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया येट इट्स कंट्रोल मैनेजमेंट मे बी होली विद इन इंडिया। बिजनेस आपका बेशक आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से होना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए। देयरफॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस हैड टू बी सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड। कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से होता है, जहां पर उसका हेड है, जिसे आप बोला जाएगा कि काम एक्चुअली में रूट जहां से है आपके बिजनेस की, जहां से वो चल रही है, उनको इंस्ट्रक्शंस जहां से मिल रहे हैं, वो आपका कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। The place of control may be different from the usual place of running the business and sometimes even the registered office of an SEC। Obviously बात है, एक होता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, एक यहाँ पर जहाँ पर आपका बिजनेस रन कर रहा है, चाहे वो फॉरेन कंट्री के अंदर रन कर रहा हो, लेकिन जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंडिया के अंदर है, तो भी क्या है, वो उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है आपका। इतना बहुत है इसमें। अब आके सबका यही आएगा, फर्म्स आपकी हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, आपका BOI हो, या आपके A firm AOP BOI would be resident in India if the control management of its affairs is situated wholly or partly। जैसा सेम आपका HUF है इसी तरीके से आपका सेम यही होगा। अगर चाहे इंडिया से उसका कंट्रोल होना चाहिए, चाहे होली है चाहे पार्टली दे रहे हो, अगर नहीं है तो रेजिडेंट, है तो रेजिडेंट। A company would be resident in India in any previous year। अगर कोई कंपनी आपकी रेजिडेंस मानी जाएगी, या अगर वो इंडियन कंपनी है, या इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, या उसकी जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, वो कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। इसका सेक्शन याद रखना,
कंपनी के अंदर आपका सेक्शन आएगा सेक्शन 6(3). बाकी सारा आपका सेम है इसके अंदर। ये भी सेम है। ये हो गया आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट। अब इसमें बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई डाउट है आपको किसी भी तरीके का? नो, बिल्कुल क्लियर है ना? एक बार थोड़ा सा कंपनी का एक बार फिर से बताओ हल्का सा। कंपनी जैसा HUF का था ना टोटल, यस मैम। वही है, सेम सभी का सेम है। यहाँ पर चाहे कंपनी हो HUF हो, आप बस यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी, ये चीज बस आप यहाँ पर हटाकर ये चीज लिखते जाओगे। यहाँ पर कंपनी है तो कंपनी, AOP है तो AOP, BOI सबका सेम है। ये मैनेजमेंट देखोगे बस आप। ठीक है।